हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। आज हम देखने जा रहे हैं लॉज ऑफ मेंडल। मेंडल ने टोटल 3 लॉ दिए थे अपने जेनेटिक्स के लिए। इसे मेंडल्स के लॉ भी कहते हैं और इसे 3 अदर नाम से भी जाना जाता है। हर एक लॉ का एक अपना खुद का नाम है। तो ये सारी बातें आज हम देखने वाले हैं। इसके एक्सेप्शंस का नाम भी बताऊंगी मैं, ठीक है, और इससे जुड़ी कुछ और बातें भी आपको बताऊंगी। पर एक्सेप्शंस को डिटेल में हम आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एक बात आप ध्यान रखना, जेनेटिक्स एक ऐसा चैप्टर है जिसको आप रिवीजन नहीं करोगे तो भूल जाओगे, तो साथ साथ रिवीजन करते चलना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। मेंडल ने टोटल कितने लॉ दिए थे? देयर आर 3 लॉज ऑफ मेंडल। देयर आर 3 लॉज ऑफ मेंडल। लॉज ऑफ मेंडल, मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट किया था 7 साल और 7 सालों में उन्होंने 3 नियम निकाले थे, ठीक है। पहला नियम उनका क्या था? फर्स्ट नियम था लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस, जिसे मेंडल का फर्स्ट लॉ भी कह सकते हो आप। फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल पूछे तो भी आप क्या कहोगे? लॉ ऑफ डोमिनेंस। और अगर लॉ ऑफ डोमिनेंस पूछे तब तो कहोगे ही। अब डोमिनेंस, यहाँ पे एक शब्द आपको दिखाई दे रहा है, डोमिनेंस। पहले इस वर्ड का मतलब समझेंगे। पहले मैं इसके पॉइंट लिखवा दे रही हूँ, फिर वर्ड का मतलब समझाती हूँ। मेंडल ने कहा कि कैरेक्टर्स, मेरे साथ साथ लिखते चलो, है ना। आपका नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। बना बनाया नोट्स मिल जाएगा तो आपको कुछ याद नहीं रहेगा। एट लास्ट मैं कोशिश करूंगी जब सारे लेक्चर खत्म हो जाएंगे इस चैप्टर के, तो मैं वन शॉट वीडियो बनाऊंगी आपको और पूरे लेक्चर्स का इकट्ठे पीडीएफ दे दूंगी, ठीक है। लेकिन मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप खुद से नोट्स बनाते चलो, वो ज्यादा बेटर रहता है, ठीक है। चलो, कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाई, आर कंट्रोल्ड बाई some units called factors। मेंडल ने कहा जो भी कैरेक्टर होते हैं ना, वो कुछ फैक्टर नाम की चीजों द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। असल असल भाषा में अगर मैं कहूँ, आज के समय में ये फैक्टर्स क्या है? जीन और अलील है, ठीक है। लेकिन उस समय मेंडल को नहीं पता था, तो उन्होंने फैक्टर शब्द का इस्तेमाल किया था। सेकेंड पॉइंट, these factors occurs in pairs, occurs in pair। यहाँ इनका फैक्टर से मतलब है अलील से। जब वो पहला कह रहे हैं, पहला लाइन कह रहे हैं, तो वहां वो फैक्टर का मतलब जीन समझ रहे हैं। और दूसरा लाइन जब कह रहे हैं तो वहां वो फैक्टर का मतलब अलील समझ रहे हैं। यानी मेंडल को अलील और आपके जो जीन है इसमें कंफ्यूजन था। वो क्लियर नहीं थे कि अलील और जीन सेम होते हैं या अलग अलग होते हैं। और होते भी कैसे यार, होते भी कैसे वो इतना क्लियर। उस टाइम तो जीन वगैरह की डिस्कवरी हुई ही नहीं थी। न्यूक्लियस के अंदर के पार्ट्स की डिस्कवरी हुई ही नहीं थी, तो बेचारे कहाँ से बता देते। इतना बता दिया वही काफी है। तीसरी बात उन्होंने क्या कही थी? इन दिस पेयर, इन दिस पेयर one factor one factor is dominant, dominant, that is it expresses itself in heterozygous condition। ठीक है, अभी समझेंगे ये क्या कह रहे हैं। one factor is dominant and other is recessive, that is it do not express itself in heterozygous condition। इन हेट्रोजाइगस कंडीशन। अब इसका क्या मतलब निकल के आया, चलो देखते हैं। देखो, मेंडल का ये पहला नियम था। पहले नियम में उन्होंने 3 पॉइंट बताए हैं। क्या क्या पॉइंट बताए हैं? तो मेंडल ने कहा कि जो फैक्टर्स हैं, फैक्टर मतलब कि आज के समय में जिसे आप जीन समझते हो, तो हर एक कैरेक्टर, जैसे आपके बालों का रंग, हाथों का रंग, ठीक है, नोज का शेप, लिप्स का कलर, ये सारी चीजें आपके जीन कंट्रोल करते हैं, ये हम जानते हैं। पर मेंडल ने जीन ना कह करके उन्हें क्या कहा? फैक्टर कहा, ठीक है। और जैसा कि मैंने कहा कि मेंडल जीन और अलील में कंफ्यूज थे, तो मेंडल ने कह दिया कि जीन फैक्टर से क्या होते हैं? पेयर्स में होते हैं। एक्चुअल में अलील पेयर्स में होते हैं। चलो मैं एक बार आपको रिवाइज करा देती हूँ, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। इधर देखो,
एक होता है जीन और दूसरा होता है अलील, ठीक है। फॉर वन जीन 2 अलील्स हमेशा होते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ हेयर कलर एक आपका क्या है, कैरेक्टर है, ठीक है। इस कैरेक्टर को कोड करने वाला कोई जीन होगा और उस जीन के कम से कम 2 अलील होंगे, ऐसा हम जानते हैं। लेकिन मेंडल को ये बात नहीं मालूम थी कि जीन और अलील अलग-अलग हैं। उन्होंने दोनों को सेम मान लिया था, ठीक है। तो वो क्या कह रहे हैं कि अब यहाँ पे आ जाओ, कैरेक्टरिस्टिक्स आर कंट्रोल्ड बाय फैक्टर, उन्होंने फैक्टर कह दिया और कहा कि ये फैक्टर कैसे मिलते हैं, पेयर्स में मिलते हैं, ठीक है। पेयर्स में मिलते हैं। उन पेयर्स में से एक पेयर क्या होता है, डोमिनेंट। उन पेयर में से एक, उन जोड़े में से एक डोमिनेंट होता है और दूसरा रिसेसिव। डोमिनेंट का मतलब जो अपने आप को हेट्रोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस करे। अब ये क्या होता है अभी देखेंगे। और रिसेसिव का मतलब जो हेट्रोजाइगस में एक्सप्रेस ना करे। अब यहाँ से 2 वर्ड आपके सामने आ रहे हैं, हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस। तो चलो इन वर्ड को समझ लेते हैं। देखो, हेटेरोजाइगस, हेटेरोजाइगस का क्या मतलब होता है? हेटेरोजाइगस का मतलब होता है द अलील्स which are different. Example, capital T small t, capital A small a, capital B small b, capital C small c, etc. ठीक है। अगर मैं कहूँ होमोजाइगस, होमोजाइगस होमोजाइगस का मतलब होता है द अलील्स which are same, ठीक है, which are same, which are same. Example, capital T, capital T, capital A, small t, small t, small a, small b, ऐसा कुछ। ध्यान से अगर देखोगे आप तो आपको दिख रहा होगा कि कैपिटल टी और स्मॉल टी ये दोनों अलग अलग है। अलग अलग है तो कहेंगे हेटेरो। देखो यहाँ पे सेम सेम है, हर कोई सेम सेम है। सेम सेम को हम कहते हैं होमो, ठीक है। हेटेरो और होमो आपको समझ में आ गया कि जब सेम सेम अलील प्रेजेंट हो तो उसे आप होमो कहोगे। जब अलग अलग एलील प्रेजेंट हो तो उसे आप हेटेरो कहोगे। एक बात ध्यान रखना, हेटेरो में ऐसा नहीं हो सकता कि कैपिटल ए के साथ स्मॉल भी आ जाए। नहीं नहीं नहीं, लेटर सेम होने चाहिए, लेटर सेम होने चाहिए। बस एक कैपिटल होगा और दूसरा क्या होगा, स्मॉल, ठीक है। अब समझो ये है क्या। मेंडल ये कहते हैं कि अगर कैपिटल टी स्मॉल टी वाली कंडीशन है, मतलब हेट्रोजाइगस है, तो स्मॉल टी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ कैपिटल टी अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। यानी कैपिटल टी डोमिनेंट है और स्मॉल टी क्या है, रिसेसिव है। अगर मान लो मैं कैपिटल ए स्मॉल ए की बात करती हूँ तो कैपिटल वाला जो लेटर होगा वो अपने आप को प्रदर्शित करेगा, अपने आप को शो ऑफ करेगा, और स्मॉल वाला अपने आप को शो ऑफ नहीं करेगा। स्मॉल वाला सिर्फ तभी शो ऑफ करेगा जब इसकी संगत वाला कोई हो, स्मॉल ए हो, ठीक है। तो जो अपने आप को हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी एक्सप्रेस कर ले और होमोजाइगस में भी कर ले वो आपका डोमिनेंट होगा। जैसे मान लो कैपिटल टी है तब तो टॉल होगा ही होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी है तब भी टॉल होगा। यानी होमो और हेट्रोजाइगस दोनों में अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है कैपिटल टी, ठीक है। तो ये क्या है, आपका डोमिनेंट है। लेकिन अगर मैं आपसे कह दूं, जस्ट मिनट मैं इसे इरेज कर देती हूँ, 1 मिनट। अगर मैं आपसे कह दूं कि स्मॉल टी तो ये सिर्फ और सिर्फ ड्वार्फ बनाएगा, और कब बना रहा है, होमोजाइगस कंडीशन में। क्या कैपिटल टी स्मॉल टी के केस में ड्वार्फ बन सकता है, नहीं। यानी कि जो आपका स्मॉल टी है वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को होमोजाइगस में रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। आई नो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो रहा है पर कोई बात नहीं, पेशेंस से सुनो, आपको सब समझ में आएगा। पेशेंस से सुनो, धीरे धीरे आपके माइंड में ये चीजें बैठती चली जाएंगी, ठीक है। चिंता बिल्कुल नहीं करने का। पढ़ाई है तो थोड़ी सी तो टफ होगी, और खास करके जेनेटिक्स, जेनेटिक्स थोड़ा सा तो टफ होगा, लेकिन कोई बात नहीं, समझ में जरूर आएगा, आप चिंता मत करो। थोड़ा सा पेशेंस से पढ़ना। होता क्या है ना, जब आप कोई चीज पढ़ते हो सकता है कोई चीज नहीं हो तो आपको समझ में ना आए और वहां छोड़ के आप भाग जाते हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। जब आपको समझ में ना आए थोड़ा सा पेशेंस रखो, हो सकता है आने वाले टाइम में मैं कुछ ऐसा बताने वाली हूँ जिससे आपको प्रीवियस वाली चीज क्लियर हो जाए। ऐसा बहुत बार होगा आपके साथ, तो इसलिए पढ़ाई हमेशा पेशेंस के साथ करना, ठीक है। अब देखो, ये बात आपको और अच्छे से समझ में आएगी, चिंता मत करो। अभी के लिए बस इतना याद रखो कि फैक्टर्स पेयर में होते हैं, पेयर में से एक आपका डोमिनेंट होता है, दूसरा क्या होता है, रिसेसिव होता है। इतनी बातें ध्यान रखो, ठीक है। चलो, अब मेंडल का जो फर्स्ट लॉ है, इसको पूरे को मैं इरेज कर रही हूँ, फिर मेंडल के फर्स्ट लॉ के बारे में कुछ और चीजें देखते हैं। मेंडल का जो फर्स्ट लॉ है ना, उसके 2 एक्सेप्शन हैं।
ठीक है, एक्सेप्शन ऑफ मेंडल्स फर्स्ट लॉ। मेंडल्स फर्स्ट लॉ यानी कि डोमिनेंस वाले लॉ के दो एक्सेप्शन हैं। क्या क्या एक्सेप्शन है देखो। नंबर 1 एक्सेप्शन है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस। नंबर 2 है आपका कोडोमिनेंस। ये दो आपके क्या है एक्सेप्शंस हैं ऑफ मेंडल्स लॉ। फर्स्ट लॉ आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस है, वो आप जो मेंडल ने नियम दिया था, लेकिन उसके दो एक्सेप्शन आपको देखने के मिलते हैं रियल लाइफ में, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस। इसको हम अलग से पढ़ेंगे तो इसके लिए चिंता मत करो, ठीक है। आ जाते हैं मेंडल के सेकेंड लॉ पे। मैं इस पूरे को इरेज कर रही हूँ, फिर मेंडल के लॉ का प्रूफ भी देखेंगे, आप चिंता मत करना, ठीक है। सेकेंड सेकेंड मेंडल का सेकेंड लॉ होता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन या फिर लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स, ठीक है। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ। इस लॉ में मेंडल ये कहते हैं दैट अलील्स अलील्स को उन्होंने फैक्टर कहा था, फैक्टर्स मैं लिख रही हूँ, ठीक है। अलील्स को उन्होंने फैक्टर कह दिया था। फैक्टर्स नेवर शो ब्लेंडिंग ब्लेंडिंग दे रिमेन प्योर दूसरा पॉइंट उन्होंने ये कहा था, ये पहला पॉइंट था, ये दूसरा पॉइंट उन्होंने ये कहा था कि ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन the alleles of a gene segregate without blending। इसका क्या मतलब हुआ समझते हैं, देखो। जैसे मान लो आपके पास एक सेल है, ठीक है, सेल में एक कैपिटल टी है, एक स्मॉल टी है, ठीक है। एक क्या है कैपिटल टी है, एक स्मॉल टी है। लेकिन जब इस सेल से गैमीट बनेंगे, मतलब मेल और फीमेल गैमीट बनेंगे, तो एक में कैपिटल टी चला जाएगा और दूसरे में क्या चला जाएगा, स्मॉल टी, ठीक है। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यानी गैमेट बनने के दौरान क्या हो रहा है, अलील्स अलग अलग हो रहे हैं। अलग अलग होने को कहते हैं सेपरेट होना या सेग्रीगेट होना। तो अलील अलग अलग हो रहे हैं, इसलिए कहते हैं इसे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और ये दोनों एक दूसरे पे कोई असर नहीं डालते हैं। ऐसा नहीं है कि कैपिटल टी स्मॉल टी पहले साथ साथ रहते थे, तो कैपिटल टी वाले के प्रभाव में आके स्मॉल टी वाला थोड़ा थोड़ा सा बड़ा होने लगा है। नहीं, स्मॉल टी ड्वार्फिज्म को कोड करता है, तो हमेशा ड्वार्फ ही बनाएगा, कभी भी ब्लेंड नहीं होगा, अपनी प्योरिटी को बनाए रखेगा, संगत का असर इस पे नहीं पड़ने वाला। जैसे मान लो वंस अगेन, कैपिटल टी किसको कोड करता है, टॉलनेस को। स्मॉल टी किसे कोड करता है, ड्वार्फनेस को। लेकिन आपको पता है ऐसी जब कंडीशन हो तो वो टॉल ही होगा। तो ऐसा नहीं है कि ड्वार्फ वाला धीरे धीरे टॉल में बदल गया है, नहीं, वो अपनी प्योरिटी को बनाए रखा है। जब उसका टाइम आएगा तो वो अपने आप को शो ऑफ करेगा। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी, मतलब गैमेट्स हमेशा प्योर रहेंगे, कभी भी मिक्सचर टाइप आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। ऐसा कुछ कहा था मेंडल ने, क्लियर। और ये मेंडल का यूनिवर्सल लॉ है। यूनिवर्सल लॉ मतलब इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। आज के जमाने में एक आध एक्सेप्शन निकल के आ गए हैं, पर आपकी एनसीईआरटी में अभी तक कोई एक्सेप्शन ऐड नहीं किया गया है। तो आप इतना जानो कि मेंडल का सेकेंड लॉ यूनिवर्सल लॉ भी कहलाता है। इसको बहुत अच्छे से याद रखना। इट इज द यूनिवर्सल लॉ ऑफ मेंडल। यूनिवर्सल लॉ आपसे पूछा जाता है व्हाट इज द यूनिवर्सल लॉ ऑफ मेंडल, तो आपको ये तीन नाम याद रखोगे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स एंड मेंडल सेकेंड लॉ। ये तीनों लॉ को ही क्या कहते हैं, इन तीनों एक ही चीज है, इन्हीं तीनों को क्या कहते हैं आप, यूनिवर्सल लॉ कहते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, तो वापस से कंटिन्यू करते हैं अपना इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वाला लॉ, जो कि है थर्ड लॉ। सॉरी, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी वजह से मुझे वीडियो स्टॉप करके वापस से ऑन करना पड़ा। सो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज द थर्ड लॉ ऑफ मेंडल। ये कौन सा लॉ है, थर्ड लॉ है मेंडल का, ठीक है। इट इज थर्ड लॉ ऑफ मेंडल। और इसमें आपको जो चीजें पढ़नी है वो मैं बता देती हूँ। व्हाट इज एक्चुअली द इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसका मतलब होता है कि जब दो पेयर हो, ठीक है, इसमें हमेशा दो कैरेक्टर को आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। व्हेन टू पेयर्स ऑफ कैरेक्टर्स
when two pairs of आई एम सॉरी टू पेयर्स दो कैरेक्टर होंगे और दोनों के दो दो क्या होंगे, ट्रेट होंगे. टू पेयर्स ऑफ ट्रेट्स आर combined in any hybrid. ये सब क्या होता है बता रही हूँ, जस्ट एक बार ये देख लो, लिख लो, उसके बाद फिर बताते हैं, ठीक है. हाइब्रिड, then segregation just a minute, then segregation of one pair is independent of other pair. इसका क्या मतलब हुआ समझो. हमको दो कैरेक्टर लेना है. जब भी आप इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात करोगे हमेशा आपको दो कैरेक्टर लेना पड़ेगा. इसके लिए डाई हाइब्रिड क्रॉस हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है. बाकी दोनों के लिए मोनो हाइब्रिड क्रॉस चलेगा, यानी एक ही कैरेक्टर से उसे डिफाइन कर सकते हो. लेकिन इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को डिफाइन करने के लिए कम से कम दो कैरेक्टर लेना पड़ेगा. ये बात मैं आगे चल के दोबारा से रिपीट करूंगी कि आपको फर्स्ट सेकेंड लॉ के लिए मोनो हाइब्रिड क्रॉस की जरूरत होती है. थर्ड लॉ के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको डाई हाइब्रिड क्रॉस की जरूरत पड़ती है, ठीक है. आज मेरे आसपास काफी डिस्टर्बेंस है, सो मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रही. आई एम सॉरी फॉर दैट. सो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में कौन सा क्रॉस आप कराते हो, डाई हाइब्रिड क्रॉस करवाते हो, ठीक है. अच्छा, इसमें आपको दो कैरेक्टर लेने पड़ेंगे. जैसे मान लो एक कैरेक्टर मैंने ले लिया राउंड सीड, ठीक है. एक ट्रेट है ये राउंड सीड और दूसरा ट्रेट क्या है, रिंकल सीड. यानी शेप ऑफ सीड हमने एक कैरेक्टर ले लिया है. दूसरा कैरेक्टर हमने ले लिया कलर ऑफ सीड. जैसे मान लो मैंने ले लिया ग्रीन कलर सीड और दूसरा ले लिया येलो कलर सीड, ठीक है. तो ये दोनों तो ट्रेट हो गए किस कैरेक्टर के, कलर ऑफ सीड के. मैंने आपको बता रखा है ट्रेट और मतलब कैरेक्टर में क्या फर्क होता है, इसलिए कहती हूँ बार बार ध्यान रखो, जो चीजें पढ़ा दिया उसको बार बार रिवाइज करो. ये क्या है, शेप ऑफ सीड एक कैरेक्टर है और ये कलर ऑफ सीड दूसरा कैरेक्टर है. अब उसमें भी फर्दर क्लासिफिकेशन है, मतलब कि वो ट्रेट्स आपको दिखा रहे हैं, 4 ट्रेट नजर आ रहे हैं. तो एक बार मैं इसे मिटाती हूँ और फिर मैं दोबारा से आपको दिखाती हूँ कि क्या मतलब है इसके कहने का. देखो इधर, अगर मैं कहूँ कैपिटल आर, कैपिटल वाई और अगर मैं कहूँ स्मॉल वाई, इन दोनों का जब क्रॉस कराते हो तो बनता है कैपिटल वाई स्मॉल वाई. ये बनाना मैं सिखाऊंगी, अभी चिंता मत करो, अभी बस इस लॉ को समझो, ठीक है. ये बनाना हम कल के लेक्चर में सीखेंगे. देखो, अभी बस इतना देखो कि ये जो है ना, ये आर वाला, ये आपके शेप ऑफ सीड के लिए था, ठीक है. कैपिटल आर मतलब राउंड सीड, स्मॉल आर मतलब रिंकल सीड. और ये जो वाई है, वाई इसका मतलब है कलर ऑफ सीड. तो ये दूसरे दूसरे कैरेक्टर्स हैं, यानी कि ये कैरेक्टर नंबर पहला हो गया, ये कैरेक्टर नंबर दूसरा. यानी कि कैपिटल आर स्मॉल आर जब अलग होंगे एक दूसरे से तो उनको कैपिटल वाई स्मॉल वाई से कोई लेना देना नहीं है. यानी कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ भी जा सकता है, कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ भी जा सकता है. सिमिलरली स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ भी जा सकता है, स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ भी जा सकता है. ये सारे एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, कोई इन्हें रोकने वाला नहीं है. ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि कैपिटल वाला कैपिटल के साथ ही जाएगा, स्मॉल वाला स्मॉल के साथ ही जाएगा, ऐसा कोई जरूरत नहीं है. यानी कि एक ट्रेट देखो, ये वाला एक कैरेक्टर के अलील है, ठीक है. ये एक कैरेक्टर है पूरा, कैपिटल आर स्मॉल आर. इन दोनों का अलग होना, ठीक है, इन दोनों का अलग होना कैपिटल वाई स्मॉल वाई के अलग होने से बिल्कुल इंडिपेंडेंट है. यही हमने डेफिनेशन पढ़ी है कि व्हेन दो ट्रेड प्रेजेंट हो किसी हाइब्रिड में तो उन दोनों का अलग होना एक दूसरे से बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता है. यही आपकी डेफिनेशन है थर्ड लॉ की, ठीक है. इसके पहले जो हमने प्योरिटी ऑफ गैमेट पढ़ा था उसमें सिर्फ हमने एक ही कैरेक्टर की बात की थी, एक ही कैरेक्टर कोई भी चूज कर लो, इन दोनों का अलग होते हैं,
ठीक है, इन दोनों का अलग होना इनकी प्योरिटी को मेंटेन रखता है, वो हमारा सेकेंड लॉ था। थर्ड लॉ में हम कम से कम 2 कैरेक्टर की बात कर रहे हैं और उन दोनों का अलग होना एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, ऐसा कह रहे हैं। यही आपका सेकेंड और थर्ड लॉ में डिफरेंस है। वंस अगेन देखो, सेकेंड लॉ में एक ही कैरेक्टर के दोनों अलील को अलग होना हमने दिखाया था। थर्ड लॉ में हमने 2 कैरेक्टर लिया और उन दोनों कैरेक्टर के अलग होने को हमने दिखाया है। ये छोटा सा डिफरेंस है सेकेंड और थर्ड लॉ में। बड़ा कंफ्यूजिंग सा लगता है बच्चों को, इसलिए मैंने दोबारा से एक्सप्लेन कर दिया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम इसके एक्सेप्शन की बात कर लेते हैं। इसका भी एक्सेप्शन है, ठीक है, इसका भी एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है मैं बताती हूँ आपको। एक्सेप्शन ऑफ थर्ड लॉ, एक्सेप्शन, ठीक है, एक्सेप्शन, क्या एक्सेप्शन है इसका देखो। एक्सेप्शन ये है रिकॉम्बिनेशन। जब कभी भी रिकॉम्बिनेशन एंड लिंकेज होगा, आई एम सॉरी, रिकॉम्बिनेशन है, लिंकेज, लिंकेज, रिकॉम्बिनेशन और लिंकेज हम साथ साथ पढ़ते हैं, ठीक है। इसका एक्सेप्शन है लिंकेज। जब कभी भी लिंकेज होगा तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का नियम फॉलो नहीं हो पाएगा। लिंकेज क्या है हम पढ़ने वाले हैं आगे, ठीक है। तो एक्सेप्शंस का अलग से हम लेक्चर बना के पढ़ेंगे। आप एक बार थ्योरी बना के याद रखो। मैंने हमेशा से कहा है ये जो जेनेटिक्स है ना, ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है। अगर आप पेशेंस के साथ नहीं पढ़ते हो तो आपको समझ में नहीं आएगा। जितना मैं पढ़ा रही हूँ उतना पढ़ो, और जो जो शब्द मैं बता रही हूँ आपको जो नहीं समझ में आ रहा है उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस रखो, आगे आने वाला है वो, ठीक है। और हाइब्रिड, एक वर्ड हाइब्रिड आपको परेशान कर रहा होगा। हाइब्रिड क्या है? हाइब्रिड मतलब होता है, देखो, कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी आ गया तो ये हाइब्रिड है। कैपिटल आर के साथ स्मॉल आर आ गया तो हाइब्रिड है। कैपिटल आर के साथ कैपिटल आर आया तो ये हाइब्रिड नहीं है। मतलब सेम सेम अलील होंगे तो हाइब्रिड नहीं है। 2 अलग अलग अलील होंगे तो उसे हाइब्रिड कह दोगे आप, ठीक है। इतनी सी बात है। तो धीरे धीरे हम एक एक चीज समझ जाएंगे, आप बिल्कुल टेंशन मत लो। हम आने वाली क्लास में मोनो हाइब्रिड एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस को देखेंगे। उसके बाद हम एक्सेप्शंस ऑफ मेंडल लॉ करेंगे, ठीक है। तो चलो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।